नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सम्मानित कथाकारा सुधा भार्गव द्वारा लिखित एक पारिवारिक कहानी सुना रही हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है। मानवीय मूल्यों को भुला देने वाली वैशाली का अपनी सास की तरफ फेंका पासा किस तरह उसके ही पाले में आ गिरा, यह कहानी आप सुनेंगे तो खुद जान जाएंगे। अब सुनिए कहानी का नाम है अनोखी परंपरा। पति के सेवानिवृत्त होने के बाद रुक्मणी ने बड़े शौक से एक विशाल बंगला बनवाया। बंगला जितना खूबसूरत अंदर से था, उतनी ही खूबसूरत वो बाहर से दिखता था। खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए बहू और बेटे भी साथ रहते थे। रिश्तों में आनंद धारा अविरल बहती थी। लेकिन मुश्किल से 4-5 वर्ष ही उसने इस भवन में बिताए होंगे कि पति की हृदय गति रुक गई और वे इस संसार से विदा हो गए। रुक्मणी अकेली हो गई। वह रोती कलपती रही, पर विधाता के कठोर नियम के आगे तो सिर झुकाना ही पड़ता है। सो रुक्मणी ने भी हालात से समझौता कर लिया, लेकिन उसे अब वैराग्य से हो गया। बहू और बेटे के जिम्मे घर गृहस्थी को छोड़कर उसने गांव में बसने का इरादा कर लिया। गांव में उसके वृद्ध सास और ससुर रहते थे। बेटे के गम में वे जीते जी मृतक समान हो गए थे। उसने उनके लिए शक्तिपुंज बनने का निश्चय कर लिया। बेटे को पता चला तो उसने माँ को बहुत समझाया। कहा, माँ, तुम शहर की सुख सुविधा की आदी हो, गांव के कष्टमय वातावरण में जीवन नहीं जी सकती हो। वहाँ तुम्हें परेशानी होगी, तुम मत जाओ। लेकिन रुक्मिणी का एक ही उत्तर था, जब तेरे पिताजी के माँ और बाप देहात में रह सकते हैं बेटा, तो तेरी माँ भी वहाँ रह लेगी। वे बड़े शौक़ से मुझे अपने घर में ब्याह कर लाए थे। आज उन्हें मेरी ज़रूरत है, वो अकेले हो गए हैं। बेटे के पास कहने के लिए कुछ ना था। उसे माँ की बात उचित ही प्रतीत हुई। सास और ससुर के बुढ़ापे की लाठी बनकर रुक्मणी गांव के छोटे से मगर पक्के मकान में रहने लगी। रुक्मणी के वृद्ध सास और ससुर अपने व्यथित हृदय उसके सामने उड़ेल कर संतोष कर लेते। कभी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते, कभी अतीत की यादों में खोकर मुस्कुरा भी देते। बेटे की मौत का रक्तरंजित खंजर उनके हृदय में घुस चुका था। उसकी अथाह वेदना ने उन्हें गूंगा सा कर दिया था। माँ बाप की जीते जी जिसका बेटा चला जाए, उससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। देखते ही देखते उनकी आंखों का तारा दूर गगन में ना जाने कहाँ छिप गया। वे अंदर ही अंदर वह घुलने लगे और एक दिन उनका पार्थिव शरीर भी मिट्टी में मिल गया। रुक्मणी पुनः अकेली पड़ गई। उसे शहर पुनः जाना पड़ा। पिछले दिनों उसके बेटे ने अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। बहू उसका पूरा फ़ायदा उठा रही थी। अधिक आराम और बेफिक्री की ज़िंदगी के कारण उसे अनेक रोगों ने घेर लिया। जोड़ों के दर्द के कारण उठना बैठना भी तकलीफ देता। बेटा ऑफिस से आकर चहकता, माँ, मेरे पास आकर बैठो। आओ, हम लोग यहीं पर बैठ के चाय पियेंगे। वैशाली, यहीं पर चाय लेकर आ जाओ, हम लोग यहीं चाय पीते हैं। और हाँ वैशाली, सूजी के चीले बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। रुक्मणी बहू की मदद के लिए उठना चाह कर भी ना उठ पाती। बबलू उसका हाथ पकड़ लेता। अरे माँ, कहाँ चली? यहीं बैठो। उसके दिमाग में एक ही बात छाई थी कि दादा दादी के लिए माँ ने अपना सुख छोड़ दिया। अब वैशाली की बारी है। वह सासू माँ का पूरा ध्यान रखे। घर में 2-2 नौकर के होते हुए भी वैशाली को उनसे व्यवस्थित काम लेना नहीं आता था। वह सारा काम उन पर छोड़कर सैर सपाटे, फ़ोन करने, पिक्चर देखने में व्यस्त हो जाती। दिमाग झूठी शान का भंवरा हो गया था। अपने हाथ से एक गिलास पानी देने में भी वो अपना तौहीन समझती। वैशाली की दृष्टि में ट्रे लेकर किसी के सामने चाय नाश्ता आदि पेश करना नौकरों का काम था, लेकिन पति के सामने उसके एक न चलते। पिछले 2 दिनों से रुक्मणी को बुखार था। लापरवाही से बुखार तिल का ताड़ बन गया और उसने खटिया पकड़ ली। सद्व्यवहार के कारण रुक्मणी की पड़ोसियों से खूब बनती थी। उसकी बीमारी की खबर मिलते ही शुभ चिंतकों का तांता लग गया। दरवाज़ा खोलते खोलते और चाय पानी की पूछते पूछते वैशाली की तो कमर ही दुखने लगी। उसके दोनों बेटे बाहर नैनीताल में पढ़ रहे थे। पति पत्नी अकेले रहते थे।
जब चाहे घूमो, जब चाहे जाओ, जब चाहो टीवी देखो, जब चाहे सो जाओ। आज़ादी ही आज़ादी थी, लेकिन सास के आने से उसकी दिनचर्या में बाधा पड़ गई और वह बौखला गई। उस दिन वैशाली के पैरों में बड़ा दर्द था। अकस्मात दरवाजे की घंटी बजी। लंगड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अरे मौसी जी, आप आइए आइए। कैसी है बहन रुक्मिनी? पहले से ठीक है। और तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है वैशाली? मेरी तबीयत का ही तो रोना है मौसी जी। इधर अम्मा जी भी बीमार पड़ गई। अपना तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, उनके लिए मैं कैसे क्या करूँ। हाय राम, बड़ा दर्द है, पिंडलियों में सूजन बहुत आ गई है। वैशाली कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रही थी। मौसी जी की एक नज़र में ही भाप गई और बेरुखी से रुक्मिनी के कमरे की ओर मुड़ गई। शाम को खाना परोसते हुए वैशाली का रोज की तरह टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता। वह नमक मिर्च लगाकर पूरे दिन की बातें बबलू के सामने उगल देना चाहती थी। बबलू, उसका पति, एक अच्छे श्रोता की तरह उसकी सारी बातें सुनता और हूँ हाँ करके जवाब देता। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वैशाली कह रही थी, सुनते हो, हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। बड़े भले मानस हैं दोनों। अपनी क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन पीछे से उनकी बीमार माँ की देखभाल नहीं हो पाती। बेचारी अकेली रह जाती हैं। बबलू के मन में आया, कहते ऐसे डॉक्टर होने से क्या फ़ायदा जो जग को तो ठीक करता फिरे और अपनी माँ के प्रति ही उदासीनता बरते। जो माँ का ना हो सका वो दूसरे का क्या भला करेगा। यूँ कहो कि पैसे के पीछे दोनों भाग रहे हैं, पर अपनी आदत के मुताबिक बबलू सिर्फ हूँ हाँ करके रह गया। वैशाली ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। और जानते हो, उन्होंने अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। हर माह वहाँ 2000 रुपये जमा कर देते हैं। वे अपनी उम्र वालों के साथ रहकर बड़ी खुश है। उधर उनकी माँ खुश है, इधर इस शर्मा दंपति खुश हैं। हफ्ते में एक बार उनसे मिल आते हैं। बबलू ने अब बोला, तुम क्या कहना चाहती हो वैशाली? साफ साफ बोलो। वैशाली ने आगे कहा, मैं यह चाहती हूँ कि अम्मा जी को भी वृद्धाश्रम में छोड़ दें तो कैसा रहेगा। अब देखो ना, मुझसे तो अपना कुछ होता नहीं है, इनका क्या आराम दूँ। हम तो कहते हैं कि हम 2000 से भी ज़्यादा खर्च इनको दे सकते हैं। यह भी खुश और हम भी खुश। बबलू का दिमाग झन्ना गया। वह सोचने लगा, ओह, अब मैं समझा। मेरी माँ तुम्हें गाय बकरी लगने लगी है और तुम चाहती हो कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए, जहाँ वह रूखा सूखा खाकर दिन गुजारे, मेरी याद में तड़पे और उसकी चीख मेरे कानों से न टकराए। तुमको स्वच्छंद जीवन जीने की चाहत है, जियो जैसे जीना चाहती हो। पति होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी मालूम है। तुम्हारी आज़ादी में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम जैसे रहना है रहो, लेकिन मुझे तो निभाना ही पड़ेगा बेटे का फर्ज। प्रकटता उसने कहा, ऐसा करते हैं वैशाली कि मैं माँ के नाम से वृद्धा आश्रम में एक कमरा ही बनवा देता हूँ, जो हमेशा हमारे परिवार के काम आएगा। वैशाली चौंक कर उसके तरफ देखने लगी। हमारे परिवार का काम कैसे आएगा? तुम देखो वैशाली, कोई ना कोई तो उसमें रहेगा ही। माँ के बाद मैं, माँ के बाद मैं, तुम, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटा बहू, उसके बाद उसके बेटे बहू, फिर उसके बेटे बहू। घर की बहू, बड़ी बहू होने के नाते जब तुम एक नई रीति का जन्म दे रही हो तो आगे की पीढ़ी को तो उसका अनुसरण करना ही पड़ेगा। क्यों? ठीक है ना? चलो, एक कलबेली परंपरा का जन्म ही सही। चलो। बबलू के संवाद चौंकाने वाले थे। मानवीय मूल्यों को भुला देने वाले वैशाली ने कभी नहीं सोचा था कि उसका फेंका पासा उसके पाले में ही आन पड़ेगा। वह सास के जगह पर खुद को भी देखने लगी। उसका दिमाग एकदम सन्नाटा खा गया। उसे अपने कदम पीछे हटाने पड़े और फिर कभी वृद्धा आश्रम का नाम अपनी जबान पर नहीं लाई वैशाली ने। इतिश्री। कहिए, आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कोई कहानियाँ अच्छी आगे भी सुन सके। अपनों को ये कहानी अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक तो अवश्य ही करें। धन्यवाद।